हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। देखो, अमेरिका और रशिया दोनों हमें अपनी 5वीं पीढ़ी का विमान चिपकाने के चक्कर में हैं। लेकिन ये 5th जनरेशन आखिर है क्या? ऐसी हमने कितनी जनरेशन पाल रखी है? और ये 6th जनरेशन के फाइटर प्लेन में ऐसा खास क्या है जिसके आने से पहले ही डर का माहौल बन चुका है? आओ पता लगाते हैं। तो बिल्कुल शुरुआत से बताता हूँ। हिटलर ने 1939 में पोलैंड को कब्जा लिया। ये देखकर फ्रांस और ब्रिटेन ने हल्ला काट दिया और भाई साहब ये दन दनाते हुए हिटलर के सामने जा पहुंचे और बोले, यूरोप की रक्षा हम करेंगे। और जर्मनी ने फ्रांस भी कब्जा लिया। अब ब्रिटेन को समझ में आ गया कि बेटा अगला नंबर तेरा है। अब ब्रिटेन ने पूरे देश में वैज्ञानिकों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और उनसे ये कहा, ये जो तुम जितनी भी ऊट पटांग खोजों में लगे हुए हो सब बंद कर दो। सारे रिसोर्सेज और पैसा सिर्फ इस चीज पर लगाओ कि हम कैसे जर्मनी से आते हुए हवाई जहाजों को पकड़ सके। मतलब भाई साहब ये रेडार बनाने की नींव रखने जा रहे थे। अब आगे सुनिए भैया। फिर आए रॉबर्ट वॉटसन वॉट। इन्होंने रेडार बना दिया और ब्रिटेन के बॉर्डर पर बड़े बड़े खंबे बनाने शुरू कर दिए। ये देखकर जर्मनी वाले सोचने लगे कि ब्रिटेन पगला गया है क्या? मतलब तीर तोप तमंचे बनाने के बजाय टावर बना रहा है। भैया हिटलर ने एक गैस का गुब्बारा, जिसे क्या कहते हैं जेपलिन, उसको ब्रिटेन की तरफ भेज दिया कि बेटा जाओ जरा देख के आओ कि वहाँ चल क्या रहा है। अब वो आए, उन्होंने मुआयना करा और देख के बताया कि महाराज यहाँ पे तो कुछ लोहे के टावर खड़े करे जा रहे हैं। मतलब उस टाइम पर ब्रिटेन के अलावा किसी भी देश को ये बात नहीं पता थी कि ये टावर रेडार की तरह काम करेंगे, जिसका नाम था चेन होम सिस्टम। अब भैया जर्मनी के विमान आते गए, अंग्रेज उन्हें ठिकाने लगाते गए। हिटलर बड़ा परेशान। हिटलर ने अपने अर्नैल कर्नैल जनरल सबकी मीटिंग बुला ली और ये कहा, निकम्मो क्या कर रहा है जर्मन विज्ञान? ये पिद्दी सा ब्रिटेन हमारी छाती पर हथौड़े कूट रहा है। नालायको तुम कुछ करोगे कि नहीं? देखो, जर्मनी की कनपट्टी सुझाने के बाद ये बात तो सबको पता लग गई थी कि भैया ब्रिटेन के पास एक रेडार है जो हवाई जहाजों को हवा में डिटेक्ट कर सकता है। तो इसके बाद जर्मन वैज्ञानिक एक साथ बैठकर माथापच्ची करने लगे। अब उन्हें देखो ये बात तो पता थी कि अगर उनके विमान ब्रिटेन की सीमा में घुसे तो वो पकड़े तो जाएंगे। अब इस समस्या का सिर्फ एक ही समाधान हो सकता है और वो ये कि अगर विमान रेडार पर दिखाई भी दे जाए तो उसकी रफ्तार इतनी तेज हो कि उसे कोई दूसरा विमान पकड़ ही ना सके। अब देखो इससे ये होगा कि विमान जाएगा, बम गोले गिराएगा और चुपचाप निकल के बाहर आ जाएगा। लेकिन इसके बाद समस्या आई ये कि पिस्टन वाले विमान से ज्यादा पावर कैसे निकालें। अब यहाँ से ये समझ में आया कि भाई साहब ये पिस्टन इंजन तो बेकार है, ये तो मरवा देगा। तो इसके बाद बनाए गए जेट इंजन और ऐसे तैयार हुआ दुनिया का पहला फर्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, यानी कि जेट पावर्ड मेसरस्मिथ 262। देखो युद्ध में भाग लेने वाला ये दुनिया का पहला जेट पावर्ड फाइटर एयरक्राफ्ट था। लेकिन इस प्लेन में इस्तेमाल होने वाला जेट इंजन वो पहला नहीं था, बल्कि जर्मनी में हिटलर के पोलैंड को कब्जाने से पहले ही जेट इंजन बना लिया गया था। अब उसकी कहानी पर किसी और वीडियो में बात करेंगे, फिलहाल आगे चलते हैं। तो भैया पहली जनरेशन का प्लेन था जेट पावर्ड। इसका एक ही मकसद था, बस तेज रफ्तार निकालो, हमला करो और पतली गली से निकल लो। अब समस्या ये आई कि बहुत जल्दी ही बाकी देशों ने भी जेट इंजन बनाने के सारे चैप्टर पढ़ लिए, यानी सब बराबर हो गए। और जब सब बराबर हो गए तो भैया जिनको सुपर पावर बनना था, जैसे अमेरिका और सोवियत यूनियन, उन्होंने ये सोचा क्यों ना इसमें और जुगाड़ लगाकर और इसकी रफ्तार में और सुधार करके इसे तगड़ा बनाया जाए। अब हुआ इसके इंजन में सुधार और इसमें छोटे मोटे तीर तमंचे लगा दिए गए, जैसे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और छोटा मोटा इलेक्ट्रॉनिक जुगाड़, जो कि ये बताएगा कि हवा का प्रेशर कितना है, एयरप्लेन की रफ्तार कितनी है। और ये बने सेकंड जनरेशन फाइटर प्लेन, जिसमें अमेरिका का स्टार फाइटर, रशिया का मिग 21 और फ्रांस का मिराज 3 इन्हीं प्लेन्स की ज्यादातर चर्चाएं होती हैं। और हाँ, सेकंड जनरेशन फाइटर प्लेन्स में रेडार का इंट्रोडक्शन भी हो गया था। मतलब ये प्लेन अपने अगल बगल में उड़ते हुए बाकी प्लेनों पर नजर रख सकता था। मतलब बहुत बढ़िया तरीके से तो नहीं, लेकिन शुरुआती स्टेज का रेडार मान लो। अब सेकंड जनरेशन के बाद सब फिर से बराबर हो गए, तो अब क्या सुधार करें? तो इनके दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना इसे मल्टी रोल फाइटर प्लेन बना दिया जाए। अब ये मल्टी रोल क्या होता है? देखो इसका एक उदाहरण समझाता हूँ। जब मैंने अपना पहला कोचिंग सेंटर खोला था तो वहाँ पर झाड़ू भी मैं लगाता था, पोंछा भी मैं लगाता था, रिसेप्शन, इलेक्ट्रिसिटी और लास्ट में पढ़ाने का काम, ये सब मैं ही करता था। तो ये क्या चीज है? ये मल्टी रोल ही तो है, यानी आदमी एक और काम अनेक। अब यही खूबी अगर फाइटर प्लेन में भी डाल दी जाए तो ये मल्टी रोल कैपेबिलिटीज कहलाएगा। डिटेल में बताऊंगा, चिंता ना करो, पहले सारी खूबियां जान लो। तो भैया मल्टी रोल कैपेबिलिटीज डेवलप करने के बाद इसमें डॉपलर रेडार और बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक का तामझाम लगाया गया, बिल्कुल चकाचक नया लुक दिया गया। BVR मिसाइल लगा दी, मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज, जिसका मतलब ये हुआ कि जो टारगेट दिखाई भी नहीं दे रहा उस पर भी निशाना लगाया जा सकता है। चलो ठीक है जी, अब जरा डिटेल समझ लो। देखो मल्टी रोल का मतलब ये हुआ कि एक एयरक्राफ्ट हवा से जमीन पर, हवा से हवा में और हवा से पानी में, यानी कि पानी के ऊपर और अंदर अपने टारगेट को पहचान कर उसको नष्ट करने में सक्षम होगा। ये जासूसी भी कर सके और जरूरत पड़ने पर रक्षा के लिए भी इस्तेमाल हो सके। तो थर्ड जनरेशन में अलग अलग देश जो कि फाइटर प्लेन बना रहे थे, उनका यही फोकस था कि अलग अलग कामों के लिए अलग अलग फाइटर प्लेन पालने के बजाय एक में डाल दो सारी खूबियां, और ऐसे पैदा हुए मल्टी रोल फाइटर प्लेन। अब बात करते हैं डॉपलर रेडार की। देखो सेकंड जनरेशन
जनरेशन के फाइटर प्लेन में पल्स रेडार का इस्तेमाल होता था। यानी रेडियो वेव जाएंगी और दुश्मन के फाइटर प्लेन की पुच्ची लेकर आ जाएंगी। वैसे पुच्ची समझते हो ना? अरे वो होते नहीं है वो अंकल जो बचपन में गाल पे पुच्ची करके अपनी दाढ़ी रगड़ते थे। हाँ, उनकी किसी उसी को ही पुच्ची कहते हैं। ये क्या एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। आप ऐसे समझो कि रेडियो वेव जाएंगी, टकराकर वापस आएंगी। अब जब ये टकराकर वापस आएंगी तो एयरक्राफ्ट का जो रिसीवर है वो इन्हें रिसीव करेगा और उसे पता लग जाएगा कि भाई साहब अगल बगल में कोई तो उड़ रेला है। लेकिन इस रेडार में एक भयंकर समस्या थी और वो ये कि अगर कोई फाइटर प्लेन आपके प्लेन के बहुत नीचे उड़ रहा है या दुश्मन के बहुत सारे फाइटर प्लेन ने आपको घेर लिया है तो भाई साहब पल्स रेडार को इसकी भनक तक भी ना लगेगी और ये मरवा देगा। अब जरा पल्स रेडार और डॉपलर रेडार का फर्क भी समझ लो। मतलब पता होना चाहिए ना कि डॉपलर रेडार को इतनी इज्जत काहे दी जा रही है। तो पहले पल्स रेडार के बारे में बात करते हैं। मान लो जी रात का समय है और आप एक कैमरा लेकर सड़क पर खड़े हो और खचाखच फोटो खींच रहे हो। अब आपके कैमरे का फ्लैश हर 1 सेकंड में एक फोटो उतारता है। मतलब कैमरे के फ्लैश से लाइट जाएगी, वाहन से टकराकर वापस आएगी और फोटो खिंच जाएगी। लेकिन जरा ये बताओ, क्या इस फोटोग्राफ से ये पता लगेगा कि वाहन कितना तेज चल रहा है? नहीं लगेगा। बिल्कुल सेम तरीके से पल्स रेडार भी काम करता है। ये रेडियो सिग्नल छोड़ता है जो टकराकर वापस आती है, लेकिन इससे रफ्तार का पता नहीं लगता और यही तो लोचा है। अब जरा बात करते हैं डॉपलर रेडार की। तो बिल्कुल सेम परिस्थितियों में मान लेते हैं कि एक गाड़ी सायरन बजाती हुई आपकी तरफ आ रही है। तो जैसे जैसे वो आपकी तरफ बढ़ेगी सायरन की आवाज तेज हो जाएगी और जब वो आपको पार करके दूर निकलेगी तो सायरन की आवाज धीमी हो जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ? भाई साहब यही तो है डॉपलर इफेक्ट, यानी किसी वेव के मोशन के कारण उसकी फ्रीक्वेंसी में आया हुआ बदलाव। इसी को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। मतलब मैं इसे और डिटेल में समझा सकता हूँ लेकिन ये फिर फिजिक्स का लेक्चर बन जाएगा, तो किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। अब जरा आप इस बात पे ध्यान दो कि अगर आपको ये पता लग जाए कि समय के साथ साथ फ्रीक्वेंसी में कितना बदलाव आ रहा है तो आप उस चलती हुई चीज की रफ्तार निकाल सकते हो और यही है डॉपलर रेडार का फायदा। ये हवा में चलते हुए किसी भी एयरक्राफ्ट की पोजीशन और उसकी रफ्तार का सटीक अनुमान लगा सकता है। अब इसका फायदा क्या हुआ? तो भाई साहब फायदा हुआ ये कि आपका कंप्यूटर दुश्मन देश के हवाई जहाज को बड़े आराम से लॉक कर लेगा, क्योंकि वो हिसाब किताब का पर्चा पहले ही बना चुका है कि दुश्मन के जहाज की रफ्तार ये है और ये थोड़ी देर बाद यहाँ दिखाई देगा। तो बस लॉक करना है और काम हो गया। अब भाई साहब अमेरिका ने बनाया F4 फैंटम और यूएसएसआर ने MiG-23 और फ्रांस ने बनाया मिराज F1। तो सब बराबर हो गए। फिर वही सवाल आ गया, अब इसमें और सुधार क्या करें? तो चलो पता करते हैं। तो भैया पहली खूबी डाली गई इसमें फ्लाई बाय वायर सिस्टम, दूसरा एडवांस एवियोनिक्स और तीसरा मल्टी मोड रेडार, चौथा बढ़िया वेट टू थ्रस्ट रेशो और पांचवा हवा में कलाबाजी करने की क्षमता। अब एक काम करते हैं, एक एक करके सबको समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लाई बाय वायर सिस्टम की। तो उसके लिए आप एक उदाहरण देखो। मान लो कि आप एक मोटरसाइकिल चला रहे हो तो उसे कंट्रोल करने के लिए आप क्लच भी दबाओगे, रेस भी दोगे, ब्रेक भी लगाओगे। लेकिन जरा सोचो, अगर यही मोटरसाइकिल आप एक वीडियो गेम में चला रहे हो तो भाई साहब बस गेम का कंट्रोलर ही चलाना है। क्लच, ब्रेक, हैंडल, ये तो गेम का कंप्यूटर आपकी कमांड के हिसाब से अपने आप मैनेज कर लेगा। बस यही है फ्लाई बाय वायर सिस्टम। मतलब ये निकला कि जो पुराने हवाई जहाज थे उसमें हाइड्रोलिक केबल, रॉड्स, इनकी मदद से फाइटर प्लेन के रडर, उसके पंख वगैरह का डायरेक्शन कंट्रोल किया जाता था। लेकिन फ्लाई बाय वायर सिस्टम के आते ही ये सारा काम कंप्यूटर अपने आप कर लेता है। मतलब बटन दबाओ और आराम फरमाओ। और खुदा न खास्ता आपसे कोई गलती हो भी गई तो कंप्यूटर गला फाड़ फाड़ के चिल्ला देगा और प्लेन को अपने आप कंट्रोल कर लेगा। और आजकल तो ऑटो पायलट सिस्टम भी आ चुका है। अब जरा एवियोनिक्स का मतलब समझ लो। एक उदाहरण के लिए मान लो कि आप सुपरमैन हो। अब जाहिर सी बात है आपके पास कुछ सुपर पावर भी होंगी। मतलब आंखों से छुरछुरी भी छोड़ोगे और अपने मसल से बड़े बड़े मसले भी हल कर लोगे। उड़ने की क्षमता, सुनने की क्षमता और ना जाने कौन कौन सी सुपर पावर लेकर बैठे होगे। तो भाई साहब सुपरमैन की ये पावर्स ही एवियोनिक्स है। मतलब एक फाइटर प्लेन क्या क्या खूबियां लेकर बैठा है ये उसका एवियोनिक्स है। अब देखो, अगर बिल्कुल सीधी साफ भाषा में बात करूं तो फाइटर प्लेन के मामले में उसका जीपीएस, उसका रेडार, उसका कम्युनिकेशन, फ्लाइट कंट्रोल, फ्यूल इंडिकेटर, प्रेशर गेज, वेदर और वेपन सिस्टम, ये सब एवियोनिक्स में आता है। बोले तो एविएशन प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स इक्वल्स टू एवियोनिक्स। अब जानते हैं कि ये मल्टी मोड रेडार सिस्टम क्या चीज है। देखो बिल्कुल शुरुआती रेडार जो थे वो सिर्फ यही बताते थे कि आसपास उनके अलावा और कौन कौन उड़ रेला है। लेकिन जो एडवांस मल्टी मोड रेडार सिस्टम आया है ये तो 5 चीजें बताता है। सुनो ध्यान से। देखो पहला है एयर टू एयर मोड। मान लेते हैं कि आप अपने जहाज को लेकर दुश्मन के इलाके में घुस गए और दुश्मन भी अपनी राम प्यारी लेकर आपके बराबर में आ गया, तो अब होगी डॉग फाइट। तो ये जो पहला मोड है ये टारगेट को ट्रैक और लॉक करने में मदद करेगा। अब देखो दूसरा है एयर टू ग्राउंड मोड, यानी अपने फाइटर प्लेन का रेडार जमीन पर मौजूद टारगेट्स को पहचानेगा। मतलब जमीन पर हो रही गतिविधियों पर नजर रखेगा। इसके बाद आता है एयर टू सी मोड, यानी कि पानी पर चल रहे टारगेट्स को पहचान कर लॉक करने की क्षमता। और देखो अगर आपके पास पोसाइडन विमान है जिसे सबमरीन हंटर भी कहते
कहते हैं वो तो पानी के अंदर चल रही सबमरीन को भी ढूंढ सकता है। और इसके बाद आता है सार मोड, यानी कि सिंथेटिक अपर्चर मोड। अब ये बड़ी कमाल की चीज है। मान लेते हैं कि आपका जहाज दुश्मन के इलाके में घूम रहा है, लेकिन भाई साहब जबरदस्त अंधेरा है, मौसम भी खराब है, आप उड़ रहे हो बादलों के ऊपर, लेकिन आपको नीचे की गतिविधियों पर नजर रखनी है। तो भाई साहब रेडार का सार मोड ऐसे खराब हालातों में नीचे की हाई रेजोल्यूशन चकाचक इमेज बनाकर आपको मॉनिटर पर दिखाएगा। अब बस काम करो और पतली गली से निकल लो। और जी पांचवा है डॉपलर मोड, जिसके बारे में अपन लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर कोई उदाहरण देकर अगर समझाना हो तो जरा टॉप गन मूवी का ये सीन देखो। आपको याद होगा कि टॉम क्रूज अपने प्लेन को डॉग फाइट के दौरान काफी नीचाई यानी कि पहाड़ों के बीच में से लेकर उड़ता है। अब इससे होगा क्या? तो भाई साहब जमीन पर मौजूद पेड़ पौधे और पहाड़ प्लेन के टारगेट सिस्टम को कंफ्यूज कर देंगे, बोले तो कंप्यूटर की बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे। लेकिन अगर प्लेन में डॉपलर रेडार होगा तो वो जमीन पर स्थिर और चलती हुई चीजों में फर्क कर पाएगा, और मतलब निचाई पर चलती हुई चीजों पर भी काम करेगा। मतलब बहुत बढ़िया तरीके से तो नहीं, लेकिन देखो पल्स रेडार से तो ठीक ही है। अब बात करते हैं थ्रस्ट टू वेट रेशो की। ये क्या होता है? देखो थ्रस्ट इंजन के द्वारा पैदा की गई वो ताकत है जो इस टीन के डब्बे को हवा में रफ्तार देगी, और वेट हो गया इसका वजन। अब जितना ज्यादा थ्रस्ट होगा एक प्लेन उतनी ही तेजी से सीधा ऊपर उड़ेगा, यानी दुश्मन से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता है, लड़ाई में तेजी से घूम सकता है, इसकी रफ्तार नहीं घटेगी और इसके उड़ने उतरने के लिए रनवे भी छोटा लगेगा। तो जी ये हो गई 4th जनरेशन की खूबियाँ। अब जरा देख लेते हैं कि किस किस ने कौन कौन से प्लेन बनाए हैं। तो भैया अमेरिका बना के बैठा है F-16 फाल्कन, और रशिया ने बनाया है Su-27, और ये यूरोप वाले इन्होंने बनाया है यूरोफाइटर, और फ्रांस वाले ये बनाकर बैठे हैं रफाल। अब देखो भारत सरकार ने फ्रांस की सरकार को बोलकर रफाल के अंदर एक छोटा सा खेला कर दिया। उन्होंने रफाल के अंदर शुरुआती स्टेज की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को लगवा लिया, और अब ये बन गया है 4.5 जनरेशन का फाइटर प्लेन। अब लगता है 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन का नंबर। तो इसमें ऐसा खास क्या है? तो जी इस प्लेन में वैज्ञानिकों का पूरा फोकस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर है। एक उदाहरण के लिए आप ये देखो। मारो। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब क्या होगा? अब यही हाल एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का फाइटर प्लेन दुश्मन देश का करेगा। लेकिन आखिर दिमाग में ये सवाल आता है कि ये रेडियो तरंगे जो रेडार से निकलती हैं, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले एयरक्राफ्ट को पकड़ काहे नहीं पा रही? तो देखो उसके पीछे दो कारण हैं। पहला रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल यानी कि रैम, और दूसरा इस तरीके के फाइटर प्लेन का डिजाइन। और अगर डिजाइन की बात करूं तो रेडियो वेव्स आएंगी और इस प्लेन की बॉडी से टकराकर बिखर जाएंगी, छितर जाएंगी, यानी अपने रास्ते से भटक जाएंगी, वापस नहीं जाएंगी। और दूसरा जुगाड़ है रेडियो वेव्स को सोखने की क्षमता, और ये सोखने सूखने का काम जो है ये रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स की मदद से किया जाता है। बाकी इसके अलावा 5वीं पीढ़ी के प्लेन में छोटे मोटे बदलाव करके, जैसे इंजन की ताकत बढ़ाना, 2-4 इलेक्ट्रॉनिक के तामझाम और लगा देना, नए तरीके की मिसाइल फिट कर देना, ये रेगुलर अपडेट तो चलते ही रहते हैं। अब ये 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन किस किस देश ने पाल रखा है ये भी जान लेते हैं। देखो भैया अमेरिका ने पाले हुए हैं 2, एक तो F-22 रैप्टर और दूसरा F-35। एक चाइना के पास भी है जिसका नाम है J-20, जो देखने में अमेरिकन कॉपी जैसा लगता है। इसके बाद आता है रशिया का नंबर, इनके पास है Su-57 जो सबसे लंबा है, रफ्तार भी सबसे तेज है, लेकिन ये वजन में सबसे हल्का है और 2019 से हवा में चौधरी बना घूम रहा है। मतलब अगर बाकी 5वीं पीढ़ी के प्लेन्स के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो भारत सरकार के लिए इतना बुरा भी सौदा नहीं है ये, क्योंकि भाई साहब ये F-35 से लगभग आधी कीमत पर मिल रहा है। बाकी हमारे देश की सरकार जो भी फैसला लेगी सोच समझ कर ही लेगी। और अब नंबर आता है 6th जनरेशन फाइटर प्लेन्स का। तो सबसे पहले बात करते हैं उम्मीदों की, आखिर इससे कौन कौन सी उम्मीदें हमने पाल रखी हैं। देखो पहली उम्मीद तो यह है कि एक कंप्यूटर इससे बड़े आराम से उड़ा पाएगा, मतलब वही निशाना लगाएगा, हथियारों को मैनेज करेगा, टारगेट सेट करेगा। भाई साहब पायलट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके साथ कुछ चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं। अब उस कंप्यूटर का क्या भरोसा कि वो किसको दुश्मन मान ले? मतलब AI की बुद्धि भ्रष्ट ना होने की कोई गारंटी थोड़ी है। हाँ जी, बस यही एक डर सता रहा है। लेकिन फिर भी अगर मान ले कि सब कुछ ठीक रहेगा तो आखिर AI पावर्ड प्लेन क्या क्या कर सकता है? तो देखिए, अगर आपको इसकी डिटेल जाननी है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक स्टेल्थ नाम की मूवी है वो देख लो। उसमें एक एडी नाम का प्लेन है जिसे भाई साहब एक कंप्यूटर लेकर उड़ता है। इस मूवी को देखने के बाद आपको 6th जनरेशन के फाइटर प्लेन की सारी क्षमताएं पता लग जाएंगी। अब देखो अगर फाइटर प्लेन के बारे में जिक्र चल ही रहा है तो जरा रफाल के बारे में बात कर लेते हैं। आखिर ये इतना खास क्यों है? देखो इसका जो डिकॉय सिस्टम है वो बहुत बढ़िया है। मान लेते हैं कि ये किसी मिशन पे गया और दुश्मन का रेडार इसे टुकर टुकर देख रहा था और उसने इसे
से धर लिया और मौका देकर मिसाइल फायर कर दिया, तो भाई साहब ये उड़ते हुए एक नकली एयरक्राफ्ट का सिग्नेचर पैदा कर देगा और मिसाइल रास्ता भटक जाएगी। फिर इसके बाद इसमें एक टॉर्ड डिकॉय भी है। अब ये टॉर्ड डिकॉय क्या होता है? तो देखो, इसमें एक फाइटर प्लेन एक तार की मदद से अपने पीछे एक डिवाइस को लटका देता है, जिसका काम होता है एक एयरक्राफ्ट की तरह सिग्नल पैदा करना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पिछले वाले से अलग कैसे है? देखो, हर तरह की मिसाइल को एक जैसी टेक्नोलॉजी हैंडल नहीं कर सकती, तो अगर पहले से ज्यादा एडवांस मिसाइल फाइटर एयरक्राफ्ट में फायर की जाती है, तब ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन यानी कि टॉर्ड डिकॉय ये काम आता है। अब रफाल अपने ऊपर लगे हुए जैमर का इस्तेमाल करके रडार सिग्नल को जैम कर देगा, लेकिन इसके पिछवाड़े पर जो लटका हुआ ट्रांसमीटर है वो सिग्नल पैदा करेगा। अब इससे असली हवाई जहाज की एक्चुअल पोजीशन बदल जाएगी और मिसाइल जाके इसको टकराएगी, यानी कि अपना प्लेन बच जाएगा। अब देखो, ये बात ठीक है कि ये हर तरह की मिसाइल पर काम नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम ऑप्शन तो बढ़िया है। देखो, 4 और 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट में एक समस्या थी, और समस्या है ये कि भाई साहब, अगर आपका एयरक्राफ्ट आगे है तो वो अटैक नहीं कर पाएगा। हाँ, मतलब डिफेंस के लिए जुगाड़बाजी लगा सकता है, लेकिन मान लो कि दुश्मन आपके पीछे लग गया और आपके डिफेंस का सारा तामझाम भी खत्म हो गया, तब आप क्या करोगे? तो इसका इलाज भी रफाल के पास है। ये अपने पीछे से आ रहे फाइटर प्लेन को लॉक करके एक स्पेशल डिजाइन करी गई मिसाइल को फायर कर सकता है, जो बिल्कुल सीधा जाकर ऊपर खड़ी हो जाएगी और अपने पीछे आ रहे प्लेन पर जाकर टकराएगी। अब देखो, ये तो मुझे नहीं मालूम कि भारत सरकार ने जो फ्रांस से राफेल खरीदे हैं या जो अब खरीदने वाले हैं, उसमें कौन कौन से तीर तमंचे लगवाए हैं, मतलब कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को कस्टमाइज कराया है, ये तो देखो डिफेंस सीक्रेट है। लेकिन राफेल क्या क्या कर सकता है, इसकी जानकारी ओपन सोर्स के रूप में अवेलेबल है, तो वहीं से मैंने आपको बताई है। तो उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। तो ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।